बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे जी। आज फ्राइडे का दिन है और वीकेंड भी होता है, बड़ा मुबारक दिन भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ जी आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जो बात करनी है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से करनी है। एंड आई बिलीव कि ये वो टॉपिक है जिस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर सिर्फ जो हमारी साइड से जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो सिर्फ बात या डिस्कशन की हद तक हो सकती है। हम मुख्तलिफ पहलुओं पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो दुनिया भर में हो रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पर जिस तरह से इसका इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात, कुछ ऐसे विजुअल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाल ही में हमने इस्लामाबाद के एक बिल्कुल साफ़ आसमान के ऊपर अचानक नमूदार होने वाला जो एक बादल है जिसने गरज चमक के साथ बारिश बरसाई, उसके बाद दरियाए रावी में अगर हम बात करें तो सैलाब के दौरान जो एक टॉर्नेडो फैसलाबाद के अंदर हमें नज़र आया है, जो आप जिसके विजुअल देख सकते हैं, ये बड़ा खौफनाक था जी। ऑलरेडी बारिशें, सैलाब और इसके बाद ये जो विजुअल्स इस्लामाबाद की एक तहसील से देखने में आए, इसने खासी तबाही मचाई। कई मवेशी हिलाक हुए, लोग ज़ख्मी हुए। फैसलाबाद में भी इस टॉर्नेडो के साथ जो तूफ़ानी हवाएं चलने से कई मकानात की छतों में शगाफ तक पड़ गए। कई छतों पर जो सोलर पैनल थे वो उखड़ गए। इन गैर मामूली वाक़यात ने ना सिर्फ सबको हैरान किया है, हैरत में डाला है, बल्कि माहिरीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये मनाजिर में एक साइंसी हमें मज़े नज़र आ रहे हैं या इस बात की अलामत ऑब्वियसली है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के गैर मामूली असरात का शिकार है। और हालिया बरसों में अगर हम बात करें तो मुल्क भर में जो दर्जा हरारत की शिद्दत है, बारिशों की का जो गैर मुतवक्को पैटर्न कह लें, तूफ़ानी जो हमें इस तरह के सूरत हाल नज़र आती है, ये आवाम के लिए तो परेशान कुन है ही, बल्कि पॉलिसी साज़ों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। ये इतना बड़े पैमाने के ऊपर क्लाइमेट चेंजेस से हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमने इनकी वजूहात पे हज़ारों बार बात कर ली है कि क्या वजह है, हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये जो इस्लामाबाद और फैसलाबाद वाले वाक़यात है, ज़रा हम इस पर बात ज़रूर करना चाहेंगे कि ये जो बारिशें बरसाने वाला सिस्टम है, ये जो हमने शायद पहली दफ़ा देखा है, क्या ऐसा माजी में होता रहा है कि इस तरह से एक बादल जो हमें क्लियर स्काई के ऊपर नज़र आए और उस तरह से उसमें चीज़ें हों। तो इस पर मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मरियम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अर्मिला, मैं बिल्कुल ठीक। मरियम, ये ज़रा हमें बताएं, ये इस्लामाबाद में जो एक हमने विजुअल देखा, फिर उसके बाद हम फैसलाबाद का भी जिक्र करेंगे। अब क्या ऐसा ही होता है जो बारिशें बरसाने वाला प्रोसेस है, या एक बादल, जिस तरह से हमने एक बहुत गहरा बादल देखा, लोग पता नहीं इसको क्या क्या कह रहे थे। तो आई वांट कि आप हमें थोड़ा एज ए क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट और माहिर माहौलियात इस चीज़ के हवाले से बताएं। जी अर्मिला, मैं नॉन टेक्निकली थोड़ा बताऊंगी क्योंकि सारे टेक्निकल आपके व्यूअर्स नहीं होते हैं। बेसिकली ये बादल की एक किस्म होती है जो आपका इंडस रिवर के ऊपर भी जो आप बता रही थी हुआ, जो इस्लामाबाद में फिनोमेना हुआ, और इसको क्यूमुलोनिमस ये इट्स टंग ट्विस्टर टर्म है मेरे लिए। ये एक बादल की किस्म होती है जिसमें होता ये है कि आपके नॉर्मल जैसे बादल बनते हैं तो ज़मीन का दर्जा हरारत जब आपका ज़्यादा होता है तो हवा जिसमें नमी का तनासुब ज़्यादा हो वो आपकी ऊपर की तरफ उठती है। अब उसमें होता ये कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो बहुत ही एबनॉर्मल किस्म से जो है वो अपवर्ड उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, यानी कि आसमान की तरफ उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। और फिर कुछ जो है वो कूलिंग का प्रोसेस उसमें होता है, जब कम दर्जा हरारत की तरफ एंटर होता है एटमॉस्फेयर में या उन इलाकों की तरफ जाता है जहाँ पे थोड़ा सा दर्जा हरारत में फ़र्क हो, यानी कि कूलिंग, बिल्कुल बहुत ठंडा इलाके की मैं बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा जब फ़र्क होता है और फिर उसके बाद उसमें कंडेंसेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके ड्रॉपलेट्स बनते हैं या आपके समझ लें कि बर्फ़ जैसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनते हैं, तो वो आपका फिर एक स्पेसिफिक शेप है, आपका बादल बनता है। और ये जो आपका इंडस रिवर के ऊपर एक इलाके में हुआ, वहाँ पे भी यही था, लेकिन उसने फॉर्म इस बादल ने जो की उसको आप वाटर स्प्राउट बोलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि टोर्नेडो की एक बेबी फॉर्म है। टोर्नेडो तो बहुत मैसिव स्केल के ऊपर होता है। और जो इस्लामाबाद में हुआ उसमें फिर आपको लाइटनिंग और थंडर देखने को मिले। इसमें मुख्तलिफ तरह के फिर ऊपर जाके जब बादल बनता है तो या इसमें थंडर या लाइटनिंग होती है, या यालाबारी का सबब ये बन सकता है, या फिर आपका जो है वो मैसिव फ्लडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ये बाकी उसकी बेस पे डिफरेंट किस्म के जो है वो आपके बादल बन जाते होते हैं एटमॉस्फेयर में। और ऑफ कोर्स
आपकी ये जो गर्म हवा का, जैसे मैंने कहा, और नमी का जो तनासुब आपकी हवा में होता है, ये आपके क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। जो आपका चेंजिंग क्लाइमेट है, ये एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है इस तरह के क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए। जी। ओके अच्छा मरियम, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर क्या ऑलरेडी पास के अंदर ऐसे फिनोमेनाज हमने देखे हैं या इस लेवल का, क्योंकि ये एक बहुत अनहोनी चीज़ समहाउ लोगों को लग रही थी, बिकॉज शायद हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, देखी नहीं। और क्या नॉर्मली जब इस तरह के एक्सट्रीम रेंज को हम देख रहे होते हैं तो इसी तरह के फिनोमेना से बारिश होती है? जी अर्मिला, हमने ये जो वाटर स्प्राउट का फिनोमेना है, ये तो पहले भी हमने देखा है। शायद उस तरह से विजिबिलिटी उसकी नहीं थी, या इस तरह से पॉपुलर नहीं था, क्योंकि अभी फ्लडिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग एक्टिव हुए हुए इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। तो ये तो टोर्नेडो की फॉर्म में, जैसे आप देखें कि समुंदर के ऊपर और आबी सतहों के ऊपर तो बनता ही है, जैसे दरिया के ऊपर बना, समुद्रों के ऊपर बनता है, लेकिन ये ज़मीन के ऊपर भी हमने टोर्नेडोज देखे हैं, बनते हैं। जब आपका हवा का प्रेशर डिफरेंट हो जाता है और गोल गोल हवा आपकी घूम रही होती है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन ये जो थंडर और लाइटनिंग क्लाउड में हो रही होती है एक स्पेसिफिक, उसमें क्यूमुलस का ये जो फिनोमेना होता है, उसमें उसमें ये अभी ये रीसेंट ये फिनोमेना है, दुनिया में होते हैं लेकिन पाकिस्तान में मेरी मेमोरी मुझे नहीं बताती, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन से निकल गया हो कि ये पहले कभी हुआ है। क्योंकि आपकी जो टेम्परेचर और दर्जा हरारत जिस तरह से बढ़ रहा है, और फ्लडिंग की वजह से और बारिशों की वजह से जो मॉइस्चर है आपकी हवा में, ये इतना ज़्यादा जो है और इतनी देर के लिए जो है वो पहले नहीं रहता था। आप देखें कि इस साल जो है वो जून से लेके अभी तक आप देखें कि ये सिलसिला चल रहा है, तो वो फिर डेफिनेटली आपका इम्पैक्ट करता है। और मेरी नज़र में ये जो थंडर और लाइटनिंग हो रही थी, ये एक वी शेप बादल आपका ऊपर जाके बन जाता होता है, ये एक नया फिनोमेना है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, एटलीस्ट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नया फिनोमेना है। अच्छा अब मरियम, वही बात है कि मैं प्रोग्राम के इंट्रो में भी ये कह रही थी कि क्लाइमेट चेंज पे मैंने इतनी बात की आपके साथ भी और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी, एंड आई बिलीव कि हम जितनी बात करें कम है। वही इश्यूज़ हैं जिन पे बार बार हमें बात करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो फिनोमेनाज हैं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पहली दफ़ा है, और जो आपने टॉर्नेडो की बेबी फॉर्म कही, ये हमने इस वक्त सैलाब की सूरत हाल में तो एक्सपीरियंस की है, बट वी आर एक्सपीरियंसिंग दीज सच वेदर एक्सट्रीम्स। हम इतना ज़्यादा लेवल के ऊपर इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो क्या हम इस पे, हमें ये अलार्मिंग नहीं है समहाउ हम सबके लिए कि ये अगर इंडस रिवर के ऊपर ये चीज़ टॉर्नेडो एक फॉर्म कर रहा है, तो कल को खुदा ना खास्ता कराची में हमारे पास वे एन ओशियन, समंदरों के ऊपर तो ये ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है। तो अगर हमने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की तो अल्लाह ना करे ये बड़े पैमाने के ऊपर भी तबाही मचा सकता है। जी अर्मिला, बिल्कुल ये ख़तरनाक तो हैं। आपके ये जो नए नए फिनोमेनास आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं एटलीस्ट। और कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो समुंदर आपने जैसा मेंशन किया, वहाँ पर तो सी लेवल राइज का भी हमारा एक प्रॉब्लम है, जो कि आप देखें कि हिस्ट्री उठा के देखें, वो भी कुछ फीसद, मेरा 3% के करीब जो है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो स्टैट सही से है, वो आपका बढ़ चुका हुआ है। तो वो तो ऑलरेडी आपके समुंदर की वजह से आपको ख़तरा होता है कि आपका सैलाब आ सकता है, आपका कराची डूब सकता है, जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आपके हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इस तरह के आपके ये जो वाटर स्प्राउट्स के फिनोमेना हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस इसी तरह से रहती हैं, और अपवर्ड जो हवा आपकी जाती है और जो उसमें प्रोसेस होता है, वो उसको अगर लोकल जो आपका माइक्रो क्लाइमेट होता है, कंडीशंस होती हैं, वो अगर उसको इम्पैक्ट उसी तरह से करती हैं, तो ऑफ कोर्स ये वरीसम तो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर लोकली भी आप कुछ करें तो ये ग्लोबल एमिशन से रिलेटेड फिर जाके आपकी दोबारा वही चीज़ आपकी बनती है, क्योंकि आपके जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स या दर्जा हरारत में जो इजाफा आ रहा है, ये बेसिकली इसको नेचुरल फिनोमेनास कहते थे, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है अब इसको कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो जब तक वो ग्लोबल एमिशंस आपकी कम नहीं होंगी, आपकी लोकल कंडीशंस भी आपको उसी तरह से असरअंदाज आपको करेंगी जैसे पाकिस्तान में हो रही हैं। थोड़ा सा मुझे जो बिहेवियर्स में मसला नज़र आया अर्मिला, अगर मैं उस पर कमेंट कर सकूं, मैंने ये देखा है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इस वक्त, वो उनके, मेरा ख्याल है कि अगर सब ऑर्डिनेट्स या स्टाफ के लोग जाके चेक करें कि क्या सैलाब की सूरत हाल है, लोगों को कैसे डील किया जा रहा है, उनका ख्याल, उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी की जा रही है, तो वो उस पर तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पॉलिटिशियंस को मैंने ट्रेंड ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा फील्ड में जा रहे हैं, ये इंप्रेशन देते हैं कि हम लोगों का ख्याल रखने जा रहे हैं
हैं या उनको विजिट कर रहे हैं, लेकिन उनका एक, हमें पता है पाकिस्तान में कि एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके पीछे फिर उनके बंदोबस्त में चली जाती है। दिस इज़ हाई टाइम कि हम जो इंटरनेशनल हमारे इदारे हैं उनके साथ हमारे ये पॉलिटिशियंस मिले हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट्स बना के उनके साथ फंडिंग लाने की कोशिश करें लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए। इसके अलावा आप ये देखें कि जो जानवर हैं उनका चारा, मैंने आपके शो में भी कल मैं सुन रही थी या दीका कियानी साहिबा को, और भी जो लोग फील्ड में जा रहे हैं कि जानवरों का चारा चाहिए, क्योंकि जानवर आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है, उन या लोग बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। जो लोग वहाँ पर बार बार सैलाब से मुतासरा होते हैं, और लोगों की जो हमने सेहत पर कई दफ़ा आपके सेगमेंट में बात की जब से ये सूरत हाल शुरू हुई है कि सेहत के बहुत ज़्यादा लोगों के मसले आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि अगर बारिशें ख़त्म भी हो जाएंगी तो वापस लोगों के घरों से पानी निकालना, उनको रीसेटल करना, जो आपका वेस्ट है पानी में, उसकी वजह से जो बीमारियां आपकी फैल रही हैं और मज़ीद फैलेंगी, और आगे सर्दियां फिर आने का ख़तरा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। अभी आप देखें कि मार्केट में आपकी जो प्राइसेस हैं आपकी, चूंकि वो फसलें तबाह हो गई हैं, आपके सब्जियां तबाह हो गई हैं, तो मार्केट में आपकी प्राइसेस अभी से बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। तो जो फूड इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में होगा, तो जो लोग ऑलरेडी इफेक्टेड हैं वो किस तरह से अफोर्ड करेंगे? उनको सोशल सेफ्टी नेट्स में लाना, किसानों के इंश्योरेंस की तरफ डिस्कशंस को लेके जाना, क्योंकि किसान अगर बार बार आपके सैलाबों की वजह से इस तरह मुतासिर होते रहेंगे तो वो डिस्करेज होके, दिल खराश होके आपके काश्तकारी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका अगर खुमियाजा नहीं भरा जाएगा। और थोड़ा सा हम इनक्वालिटी का फैक्टर भी हमला देखते हैं कि जरूर। किस तरह से जो बड़े जिगीरदार हमारे मुल्क में होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो तो नुकसान से बच जाते हैं, उनको एक्सेस भी होता है कंपनसेशन का। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, आपके स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स जिनको हम बोलते हैं, उनका एक्सेस उस तरह से रिसोर्सेज का नहीं होता, फंडिंग का या कंपनसेशन का नहीं होता, तो वो बार बार बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचता है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ हाई टाइम कि हम जो पॉलिसीज़ हैं हमारी क्लाइमेट चेंज की, एग्रीकल्चर रिलेटेड आपकी, हेल्थ रिलेटेड आपकी जो है, उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि उसमें क्लाइमेट चेंज को हमने किस तरह इंकॉर्पोरेट करना है, और किस तरह से प्रोजेक्ट्स लाने हैं, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बनाए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, और फंडिंग लाएं, ताकि जो है वो लोगों को रिहेबिलिटेट करने में, आगे क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव लेने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया जा सके। क्योंकि देयर इज़ लाइक बहुत लंबी लिस्ट है काम करने की जो गवर्नमेंट्स को करनी पड़ेगी, या वरना ये आने वाले वक्तों में भी आपको इस तरह के तो इतने फिनोमेना मिलेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अभी से अगर ये शुरू नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पहले ही बैठ के मजीद बैठती जाएगी। यू सो राइट मरियम के रादर दिन पॉइंट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के हम जा रहे हैं, अब फिर जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे मुतासरा लोगों की हेल्प करने की बजाय इस प्रोटोकॉल में लग जाएगी, तो जाहिर है वो भी इफ़ेक्ट होंगे, और जो ऑलरेडी काम और हम कम रिसोर्सेज के साथ मैनेज कर रहे हैं उसमें भी खलल आता है समहाउ। अच्छा, ये जो आपने कहा कि हमें पॉलिसीज़ या पॉलिसी साज लोग हैं, अभी मरियम में हम आप और मैंने हमेशा यही बात की है कि हमें तो लगता है कि इनको अदराक ही नहीं है कि ये मसला कितने बड़े लेवल के ऊपर है। बिकॉज़ हम ये छोटी छोटी चीज़ों के प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें, जी हमने 2 महीने पहले एमरजेंसी नाफिज कर देंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, बिकॉज़ वही बात है कि इट्स द हाई टाइम कि हम, बल्कि वी आर टू लेट टू द पार्टी समहाउ, हम इस चीज़ में अभी बहुत लेट हैं कि हमने चीज़ों को उस तरह से कंसिडर ही नहीं किया। सो कंसिडरेशन पहला स्टेप है आई थिंक, और उसके बाद फिर हम कोई पॉलिसी या उसकी तरफ जाएंगे और जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। बिल्कुल अरमला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी तक जो क्लाइमेट चेंज को ट्रीट किया जाता है वो यही समझ के किया जाता है कि ये जैसे एक अलहदा से सब्जेक्ट है, एक नया बल्कि एक डिफरेंट सा फिनोमना है। ऑल्दो ये आपकी इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज ज़राअत को मुतासर कर रहा है, आपकी हीट वेव की वजह से आपकी हेल्थ मुतासर होती है, आपके बिजनेसेस मुतासर होते हैं। स्मॉग के दिनों में हम देखते हैं कि कैसे फ़्लाइट्स तक कैंसिल होती हैं, विजिबिलिटी की वजह से रोड्स के ऊपर उस तरह से ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं मिलती है, जो ट्रेड आपकी विद इन सिटीज़ भी होती है वो भी इफेक्ट हो रही होती है, एजुकेशन इम्पैक्ट हो रही होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, और ये कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टूडेंट हूँ, तो ये भी है कि आप देखें कि जो कल्चर है हमारे यहाँ, जिस तरह से आप ये देखें कि अगर पॉलिटिशियन कोई ग्रीन इनिशिएटिव लेता है, मिसाल के तौर पर एफॉरेस्टेशन की हम बहुत आपके शो में बात करते हैं कि दरख्त लगाने चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि जब पॉलिटिशियन एक अनाउंस करेगा, वोट लेने जाएगा कि मैंने इतने हज़ार दरख्त लगाए आपके इलाके में, तो कोई भी अवामी नुमाइंदा सुन के उनको वोट तो नहीं देगा कि अच्छा आपने दरख्त लगाए, मेरा क्या फ़ायदा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन चीज़ों की कि किस तरह से बेनिफिट उनको हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा जो आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि क्लाइमेट चेंज को एज अ सब्जेक्ट स्कूल से इंट्रोड्यूस
करवाना बड़ा ज़रूरी हो गया है क्लास 1 से लेके। या एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो है वो मैं तैयार हूँ उनके साथ बैठ के काम करने के लिए कि किस तरह से आप कोर्स जो है वो बना सकते हैं डिफरेंट ग्रेड्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल से सीख के जाएगा वो घर जाके बताएगा कि कचरा नहीं आपने फेंकना, बरसाती नाले में नहीं फेंकना, किस तरह से जो है वो। और हमने कुछ अवामी रवैयों में ये भी देखा है कि मैं पिंडी के इलाके को एक बार विजिट करने जा रही थी, अंदरून पिंडी। उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त जो है वो वेस्ट को टैकल करने के लिए बिन्स लगाई, एंड ट्रस्ट मी नेक्स्ट डे वो बिन्स लोग उखाड़ के बेच आए थे। सो काफ़ी आपकी और अभी भी ये जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें मैं कई खबरें मेरी नज़र से गुजरी कि जो जो लोगों की प्राइवेट किश्तियां हैं उनके पास जो बोट्स हैं वो 5,000 पर पर्सन जी चार्ज जी करें। आप देखें कि जिनका सब कुछ बह गया उनके पास पैसे नहीं, वो 5,000 कहाँ से लाएं। तो बहुत सारे जो है ना एज एज अवाम भी आई हमको एग्री। जैसे अवाम होती है वैसे हमें इम्प्लीमेंट हुक्मरान करने वाले मिलते हैं। नुमाइंदे मिलते हैं। तो ये हमें रवैयों को और ह्यूमैनिटी को थोड़ा करना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट आपका लिंक्ड होता है फिर मेंटल हेल्थ इशू से। ये जो डिजास्टर्स आते हैं लोगों के इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं ट्रॉमास कि हैं। और इतनी डेस्परेशन हो जाती है बच्चों को फीड करने के लिए, फैमिली मेंबर्स को फीड करने के लिए, कि लोग किसी भी एक्सट्रीम हद तक कुछ भी जाके स्टेप्स ले लेते हैं। जैसे अभी मुर्दा जानवरों को गोश्त भी फूड अथॉरिटी को अलर्ट थोड़ा होना पड़ेगा कि वो भी काट काट के हाँ बेचा जा रहा है। और अगर सलाम मुतासरीन बेच रहे हैं तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, अगर मुझे नहीं पता वो इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि जब आप देखते हैं कि बच्चे आपके बिलक रहे हैं, आप डेस्परेट होकर कुछ भी करते हैं कि पैसा आए, बच्चों को आप जो है ना या फीड करें। या तो बहुत बहुत आपके कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं ये जो आपकी आफात हैं उनसे रिलेटेड है, और उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये जो आपके टेक्नोक्रेट्स होते हैं इनको थोड़ी ट्रेनिंग्स दे के इनको ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि श्योर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं है। गवर्नमेंट आती है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करती है, पॉलिसीज बनाती है, और जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो गवर्नमेंट चली जाती है। नई गवर्नमेंट आती है तो पिछले को कुछ नहीं वो कुछ देखती। नहीं और देखती। दूसरा हाँ पॉलिसीज में भी हरमला हमें नजर आता है कि एलीट कैप्चर एक तरह का हमें पॉलिसीज में नजर आता है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी देखें, उसमें इलेक्ट्रिक कार्स लाने का कहा गया है। ठीक है, आपका 1% जो अमीर तबका है वो ला सकता है, गवर्नमेंट आपकी ला सकती है क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड में, बसेस की फॉर्म में। लेकिन जो बंदा रिक्शा चला के टैक्सी चला के आपका गुजारा करता है वो कैसे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को अफोर्ड करेगा? वो नहीं कर सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो वही आपको जो पॉलिटिशियंस के जानने वाले होते हैं 10-15 लोग बैठे, आपको वही उन मीटिंग्स में बार बार नजर आते हैं, चाहे गवर्नमेंट्स चेंज होती रहें, और वो अमीर अमीर लोग हैं और वो अपनी समझ के मुताबिक देते हैं। तो जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस होती हैं सही। पॉलिसीज को डेवलप करने के लिए, उसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। आप ठीक है, आप एक्सपर्ट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें क्योंकि उनका एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी ग्राउंड पे क्या होगी लोगों के लिए, वो बड़ा ज़रूरी है। और वो आपको लोकल बंदा ही बता सकता है। बेशक उसके पास टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज नहीं होंगी क्लाइमेट चेंज या रिलेटेड, लेकिन वो आपको मसला समझा देगा कि है क्या। ऑन ग्राउंड सूरत हाल पे वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि जब आप अवामी लोगों को उन मीटिंग्स में या उस प्लानिंग के अंदर शामिल करेंगे तभी वो कहीं ना कहीं अपनी इनपुट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद थी जी। हमारे माहौलियात इस वक्त माहौल, क्लाइमेट चेंज, ये जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं, नए नए फिनोमिनाज हम देख रहे हैं। मेरे लिए तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे मेरी जनरेशन के लोगों के लिए भी ऐसी चीज़ें जो कि अभी हम क्लाउड बर्स्ट और ये सारी टर्मिनोलॉजी सुन रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अभी ये हाल है तो आइंदा आने वाले सालों में अगर हमने कोई प्रॉपर या जो कह लें प्रोडक्टिव स्टेप्स नहीं लिए तो क्या होगा। लेट्स थिंक अबाउट इट, और ये बड़ी अशद ज़रूरत है इस वक्त की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ लोग वहां पे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी इस तरह की कोई आफत आई है लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन हो या जिनका जो इस हवाले से काम हो, वो माजी के अंदर हो या मौजूदा हालात के अंदर हो, बड़ा प्रोमिनेंट रहा है। हदीका कयानी जी उनमें से एक ऐसी सेलिब्रिटी है, समाजी कारकुन भी हैं, गुलकारा भी है। वी ऑल नो कि उन्होंने 2010 का ज़लज़ला हो, 5 का ज़लज़ला हो, 10 का सैलाब हो, 22 का सैलाब हो, और इस वक्त 2025 की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में वो गई हैं। और अभी चूँकि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि जी यहाँ पर जो लोगों को ज़रूरियात हैं जिन चीज़ों की, उस हवाले से वो बता रही हैं, हम सुनते हैं। वक्त राशन की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, उसके अलावा जो चादरें, तकिए, बिस्तरे, और अब सर्दियाँ आएंगी तो ज़ाहिर है सर्दियों की चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जानवरों का खाना जो है वो भी यहाँ पे चाहिए। बहुत सारे मवेशी जो हैं वो भी
यहाँ पे बह गए और जितने लोगों के मवेशी जो हैं वो बच गए हैं, वो उनको भी खाने की ज़रूरत है और इंसानों को भी खाने की ज़रूरत है। यहाँ बीमारी भी नाल माल से बड़ी लग गई है, बीमारियां भी लग गई हैं, तो यहाँ पे भी है जी। तो यानी कि इनके मवेशियों को भी जो है वो मेडिकल एड की ज़रूरत है और इंसानों को भी यहाँ पे एड की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मलेरिया मच्छर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे डेंगू का भी फैलने का जो है ना ख़दशा है। तो यहाँ पे अगर जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो यहाँ पे कैंप्स लगाना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। और जितने भी लोग डोनेशंस करना चाहते हैं वो मुझे बताएं और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे बताएं। और डॉल्मेन सेंटर के अंदर जो है वो गेट नंबर 2 एंट्रेंस 2 के ऊपर जो है वो अपनी डोनेशंस जो हैं वो दें। चारा वाली जगह वो कह रहे हैं सारी तबाह हो गई। आपका घर की तरफ ऐसे वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कराची में जो बारिशों की सूरत हाल है वो हालिया बारिशें, लेकिन जब भी बात करती हूँ बारिशों की कराची में तो कुछ सूरत हाल अच्छी और हौसला अफजा नहीं होती है। 12 अरब की लागत से बनने वाली जो शाहराह भुट्टो है 12 हफ्ते भी कायम नहीं रह सकी और बारिश के पानी की नज़र हो गई। इस वक्त जब बारिश ने जहाँ शहर का जो बुनियादी ढांचा है उसको डिस्टर्ब किया है, वहाँ पर ये शाहराह भुट्टो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं एक बड़ी लागत से तैयार की गई थी, उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। नशेबी इलाके जी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आने से मलील और लयारी का इलाका भी दरिया का मंजर पेश कर रहा था। बारिश ने जी कराची के जो आम शहरी हैं हमेशा उनकी ज़िंदगी को मुश्किल ही बनाया है। बिजली की फराहमी मुतासिर होती है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होता है और फिर हम ओवरऑल अगर शहर में सूरत हाल की बात करें तो ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जी रेस्क्यू 1122 पाक फौज हो, रेंजर्स हो, उसकी टीम्स फौरी तौर पर हरकत में आई, सैकड़ों शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और माहिरीन के मुताबिक ये बारिश मामूली नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीली और सबसे बढ़कर जो कराची का ड्रेनेज सिस्टम है उसकी नाकामी का नतीजा है, जिसने शहरियों के लिए एक बहरान की सूरत हाल पैदा की है जो कराची की शहरी इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब भी हमारी इंतज़ामिया से बात होती है वो कहते हैं कि जी कराची में बारिशें कैपेसिटी नहीं है कि इतनी ज़्यादा बारिशों को सह सके, लेकिन उस कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी कोई काम नहीं हो रहा। जो काम हो रहा है वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सूरत हाल हम सबके सामने है कि सड़कें जहाँ पे उखड़ी हुई हैं वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी हम बना रहे हैं, ये बारिशें हो गई हैं, मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो फिर कौन जिम्मेदार है? ये हम आज भी दोबारा से इसको जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। मुनिम ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। मुनिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। कराची में बारिशें हो रही हैं जी, वो हम सब जानते हैं, मुल्क भर में हो रही हैं बारिशें, गैर मामूली बारिशें हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इन बारिशों में लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाए, उनकी मफलूज होकर रह जाए, ट्रैफिक हो, सीवरेज हो, पानी हो, मतलब हर जगह उससे मुतासिर हों वो। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, ये तो कराची में बारिशें जो है वो मामूल के मुताबिक हुई हैं, कोई गैर मामूली बारिशें नहीं हुई। मानसून में बारिशें हमेशा होती हैं। अगस्त और सितंबर का महीना जो है वो कराची में बारिशों का महीना होता है
और कराची में देखें अभी 2 दिन पहले भी जो बारिशें हुई उसमें कराची के बाद इलाके ऐसे हैं कि जहाँ बारिश जो है वो 130 मिलीमीटर तक हुई मैक्सिमम, और बकिया जो है वो 70 मिलीमीटर 50-55 मिलीमीटर बारिश शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नौइयत की बारिश हुई है और उसकी मिक़दार मुख्तलिफ़ रही है। लेकिन सब के बावजूद ये शहर जो है वो इस वक्त जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। हेलो जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो, आपको मेरी आवाज़? शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है और इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमत में शामिल जो है वो जमाते हैं कि जो शहर के इस सारे मामले पर उनकी संजीदगी कहीं नज़र नहीं आती। अब आप देखें ना कि शहर कराची में बारिशों के नतीजे में जो पहला स्पेल आया और दूसरा स्पेल आया, तकरीबन 27-28 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए मुख्तलिफ़ हादसों में। इसी तरह के करंट लगने के नतीजे में, दीवार गिरने के नतीजे में, गाड़ी बह गई मलीर नदी में जिसमें हलाकतें हुई। तो अब इतनी बड़ी पैमाने पर हलाकतें हों, सीवरेज का निज़ाम तबाहाल है, नाले साफ़ नहीं होते, ट्रैफिक घंटों फंसा रहता है, लेकिन वफाकी हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत में शामिल जमातें सिर्फ अगर आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करते रहें, ये भी कोई ऐसा इक़दाम नहीं है। पीपल्स पार्टी खुद वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। सूबाई हुकूमत में 17 साल से सूबे में मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो इस पूरी सिचुएशन में जो काम करने का था कि बारिशों से पहले शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स को जमा किया जाता, उनके साथ मुशावरत की जाती, लाएमल तैयार किया जाता, वो काम तो किया नहीं सूबाई हुकूमत ने। नालों की सफाई जिनके ज़िम्मे थी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, नालों की सफाई उन्होंने की नहीं, जिसके नतीजे में शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। और इसी का खुमियाजा है कि जो शहर के लोग भुगत रहे हैं कि आपके पास वसाइल भी हैं, सूबाई हुकूमत के पास, KMC के पास, मुर्तज़ा आप साहब कम से कम कुछ और नहीं कर सकते थे, तो ये काम तो कर सकते थे कि नालों की सफाई बरवत कर दी जाती। जिस शहर से हर पर डे 20,000 टन कचरा निकलता हो, जिस शहर में जिसमें डिस्पोजेबल जो साइट्स तक पहुंचता है वो 10,000 टन कचरा पहुंचता है, बकिया कचरा जाता है, नालों की नज़र हो जाता है। तो आप कहीं लोगों को ना ही आप एजुकेट कर रहे हैं, ना ही अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ना ही नालों की सफाई कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बारिशों में फिर शहर कराची के लोग जो है वो इसके नतीजे में जो सारे मसाइल हैं वो फेस कर रहे होते हैं। अच्छा मोनिम ज़फ़र साहब, ये जो 12 अरब रुपए लागत से एक मंसूबा बना था शाहराह भुट्टो का, 12 हफ्ते भी नहीं चली है, क्योंकि इस मंसूबे के हवाले से और जो करेक्शन ज़रूरी है। जी जी, ये आपने जो 12 अरब रुपए का मंसूबा बताया, ये मंसूबा है हब डैम का, हब कैनाल 2, ठीक है, जो 12 अरब 70 करोड़ रुपए से ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया गया था और अभी 13 अगस्त को बिलावल भुट्टो ने उसका इफ्तिताह किया था। बिल्कुल। अब ये बारिश, एक तो मंसूबा इफ्तिताह से पहले ही उसमें जो है शगाफ डाला गया, जिस पर बहुत बात भी हुई, और अब मंसूबा जब इफ्तिताह हुए कमोबेश 1 महीना तो आ गया है, कल महीना हो जाएगा, अभी बारिशों में उसका कुछ हिस्सा बारिशों में बह गया कैनाल 2 का। ये तो नाअहली है ना, करप्शन है। और इस करप्शन के ज़िम्मेदार कौन हैं? इस करप्शन की ज़िम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब साहब पर, वज़ीर आला साहब पर होती है कि जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो मंसूबे अगर 1 महीना भी ना चल सकें, बारिश की नज़र हो जाए, कैनाल बैठ जाए, कैनाल बह जाए, तो ये सोचना चाहिए। ये मंसूबा है हब कैनाल 2 का, जो 12.7 अरब रुपए में बनाया गया। मलीर एक्सप्रेस वे के पर तो अभी काम जारी है, और मलीर एक्सप्रेस वे 55 अरब रुपए का मंसूबा है, ठीक है, जिस पर काम जारी है। इसके 2 फेज़ मुकम्मल किए गए हैं और इसी तरह जो है वो तीसरा फेज़ अभी जारी है, जो शहर के एक पोश इलाके को दूसरे इलाके से हाईवे से मिलाएगा, डिफेंस और कुरंगी को मिलाएगा हाईवे से काठौर के मुकाम पर। उसका एक हिस्सा जो नॉन फंक्शनल था, लेकिन उस पर सड़क डाल दी गई थी और साइडों में प्रोटेक्शन वॉल्स मौजूद नहीं थी, और उस बारिश का पानी, जारी बात है वो नदी पे बन रहा है, मलीर नदी है, वहाँ प्रोटेक्शन वॉल मौजूद नहीं थी। प्रोटेक्शन वॉल ना होने के नतीजे में जब बारिश का पानी आया, सैलाबी रेला आया, तो उसने जो है वो पूरी मिट्टी को, रेत को उसने जो है वो निकाल दिया और वो पूरी सड़क बैठ गई। बहरहाल ये सड़क अगर फंक्शनल होती तो नुकसान ज़्यादा होता, फंक्शनल ना होने की वजह से कम से कम लोगों की जानें महफूज रहीं, वरना लोगों की जानों का ज़िया का भी ख़तरा मौजूद था अगर ये फंक्शनल होता।
ये मंसूबे हैं कि जिसमें कहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ की जो है वो आपने अप्रूवल नहीं ली, कहीं कोई असेसमेंट मौजूद नहीं है, जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट होती है वो आपने नहीं की, इसमें पब्लिक से आपने ओपिनियन नहीं लिया। एक मंसूबा शुरू किया गया और उस मंसूबे के नतीजे के अंदर जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, जो मौलियाती तब्दीलियाँ हैं, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। नतीजा क्या है? नतीजा शहर के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने के नतीजे में शहर जो है वो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। शहर के लोग जाहिर बात है जिस मुश्किल में हैं, शहर में दरख्त कटते जा रहे हैं, कंक्रीट के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, और इन सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस के अंदर जो है लोगों को कौन सबसे ज़्यादा इन सारे मामलात को जो है वो भुगतेगा? वो कराची के शहरी जो है वो इन सारे मामलात के जो है वो फेस करेंगे। अच्छा मुनीम साहब, कराची में आपने भी बारिशें, मौसमियाती तब्दीली का जिक्र किया है। हमेशा कहा जाता है जी कि बारिशें हो रही हैं तो ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी है, ड्रेनेज सिस्टम या कराची का इतना बेहतर नहीं है। फिर अर्बन प्लानिंग के नाम के ऊपर बार बार मास्टर प्लान पेश करने के हवाले से या उसके हवाले से बात हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ बातों की हद तक अब हम इस सिचुएशन में हैं कि हम बातों से गुजारा कर सकें? क्योंकि हर बारिश के अंदर जो कराची की सूरत हाल होती है, सिंध की सूरत हाल होती है, हम कराची को ही खाली क्यों गए? ये कोई ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ इस पर अभी कंसिडर कर रहे हैं और अभी हम बात कर रहे हैं। हमें तो अभी तक पॉलिसीज़ बना के इम्प्लीमेंट करके लोगों की कन्वीनियंस के लिए काम शुरू कर देना चाहिए था। और किसने करना था ये? देखें, काम तो हुक्मरानों ने करना है ना। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 17 साल से, और वफाक के अंदर भी ये मौजूद हैं, बल्दिया के अंदर भी ये मौजूद हैं, कब्जा करके बल्दिया के मेयरशिप भी हासिल कर ली गई है। लेकिन आप देखें ना, अगर ये ड्रेनेज सिस्टम कराची के अंदर मौजूद है, कराची के बीचों बीच कराची में मली नदी भी गुजरती है, लियारी नदी भी गुजरती है, ये साफ़ पानी की नदियाँ थीं जिसके अंदर ड्रेनेज का पूरा निज़ाम जो है वो गंदे पानी का पूरा निज़ाम इसके अंदर जोड़ दिया गया। अब कराची में इस वक्त जो इन हालात से गुजर रहा है उसके अंदर एक तो हुक्मरानों की नाअहली है, दूसरा बदइंतज़ामी है। अब ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बराह रास्त इसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, ये वज़ीर बल्दियात के मातहत आता है, चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। अब आप बताइए ना कि पूरे कराची में अगर ड्रेनेज का निज़ाम ख़राब है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? इन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन क्या कर रहा है? सिर्फ लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, डीमेरिट पे भर्ती किया गया है। भर्ती होने वाले सारे लोग वो हैं कि जो MQM ने डीमेरिट पे भर्ती किए, और अब इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी जो है वो एल कराची से बदला ले रही है। कराची के ड्रेनेज के निज़ाम में सफाई नहीं होती, सफाई ना होने के नतीजे के अंदर उसमें कचरा मौजूद होता है, उसमें मिट्टी मौजूद होती है, और जब बारिशें होती हैं तो पानी बजाय इसके कि नालों के अंदर जाए, पानी जो है वो नालों में नहीं जाता और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है। शहर के बड़े नाले, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद नाला, ये वो नाले हैं कि जिनकी 42 नाले बड़े हैं। इन नालों की सफाई की जिम्मेदारी बराह रास्त कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है। लोग नालों में कचरे डालते हैं, उनकी कोई काउंसलिंग नहीं है, उनको शऊर नहीं दिया जाता, कचरा डाला जाता है, और ये कचरा ही बाद में लोगों के लिए जब बारिशें होती हैं, जो बारिश रहमत होती है, लोगों के लिए वो ज़हमत बन जाती है। जगह जगह अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है, ट्रैफिक जाम होता है, लोग घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। वजह क्या है कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपने बल्दियाती इंतखाबात कराए, लेकिन लूली लंगड़ी इस वक्त जो बल्दिया है वो लूली लंगड़ी बल्दिया है। सारे इख्तियारात पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। बात सुबह शाम करते हैं, जमहूरियत 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 पुकारते रहते हैं। पार्टी में जमहूरियत है, पार्टी भी विरासत और वसीयत पे चल रही है। जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है, लोगों को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद होना ये चाहिए था कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाते, ये सारे इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाते, लेकिन वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इसके और टाउन चेयरमैन के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन का पैदा नहीं की गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये कचरा उठाने का महकमा है, कचरा उठाने के काम के अलावा सारे काम करते हैं। एक सिस्टम है जो हम कह सकते हैं कि रिश्वत का एक धंधा है, करप्शन का एक धंधा है जो इदारों में चल रहा है, लेकिन अपने करने के काम ना किए जाएं तो उसका नतीजा ये होता है कि शहर बारिश में डूब जाता है, शहर में जगह जगह पानी भर जाता है, शहर के लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, शहर के लोग बारिशों के अंदर अपनी बाइकें, अपनी गाड़ियों को धक्के लगा रहे होते हैं, रातों को अपने ऑफिसों में ठहरने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सूरत हाल है जिसमें इस वक्त कराची मौजूद है। लेकिन हमें तो हैरत है उन लोगों पर कि जिन्होंने फॉर्म 47 की शक्ल में
ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया शहर पे, चाहे वो एमपीएम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। इस वक्त शहर के हकीकी इक़्तिदार इन लोगों के पास नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो फॉर्म 47 की शक्ल में मुसल्लत कर दिए गए हैं और इस वक्त ये शहर के लोगों को सहूलत मुहैया करने में, फैसिलिटेट करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुनीम ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर जमात इस्लामी कराची की सूरत हाल पे बात करें जी। उनके मुताबिक जब तक इख्तियारात अब निचली सतह पे लोकल गवर्नमेंट से लोकल लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तब तक ये कराची के मसाइल बेहतर नहीं होंगे। चाहे फिर हम अर्बन फ्लडिंग या मास्टर प्लान उसके अगेंस्ट लाने की बात करें, या हम बात करें कि जी जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उनको ख़त्म कैसे किया जाएगा, उस पर जो ख़र्चा आ रहा है या लागत बढ़ रही है वो कैसे बेहतर होगी, ये वो इश्यूज़ हैं। ये सिर्फ बारिशों की हद तक कराची के मसाइल महदूद नहीं हैं। अब अगर आम ज़िंदगी में उठाकर देख लें तो जहाँ पे पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, स्ट्रीट क्राइम का इशू है, जहां आप जो टॉपिक उठा लें वो मसला कराची के अंदर मौजूद है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये लोग आते हैं, बात करते हैं और सब अच्छा का राग गलाते हैं। कैसे होगा सब अच्छा और कैसे है सब अच्छा जब शहरी खुश नहीं है इंतज़ामिया से, तो कहाँ से अच्छा होगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कुछ क्रिकेट की बात करेंगे हम। आपको पता है एशिया कप जारी है, क्रिकेट के सूरत हाल आपको पता है हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो चूँकि संडे को जो मैच होने वाला है उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। उस पर बात करने से पहले जी बांग्लादेश और हांगकांग का मैच हुआ, उस हवाले से आपको बता देते हैं। बांग्लादेश ने जी हांगकांग को 7 विकेट से शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट के लिए एशिया कप में पहली कामयाबी हासिल की है। जबकि मुसलसल 2 मैच हारने के बाद जो हांगकांग है, जो कि अफगानिस्तान से हारा है और बांग्लादेश से हारा है, अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है हांगकांग की टीम। जो बांग्लादेशी कैप्टन थे उन्होंने 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 39 बॉल्स पे 59 रन स्कोर किए। और बांग्लादेश ने पहले जी इस सारे उसमें अबू धाबी में बांग्लादेशी कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फील्डिंग का फैसला किया था और हांगकांग ने 7 विकेट पर 143 रन स्कोर किए थे। और दूसरे ही ओपनर जो है ओवर में ओपनर जो थे वो 4 रन बनाकर तस्कीन अहमद की विकेट बन गए। और इसी तरह से ये जो सूरत हाल रही मैच की, कल कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं रही, मतलब हांगकांग ने पहले मैच में भी कुछ वन साइडेड मैच ही हमने देखा था। इस वक्त सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। एशिया कप का मोमेंटम तो बिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आज पाकिस्तान और ओमान का भी मैच है, उस हवाले से भी मैं ज़रूर आपसे बात करूंगी। लेकिन ज़रा हमें इस टूर्नामेंट का आगाज़ कैसा हुआ, अब तक क्या आपको लग रहा है, क्या सूरत हाल है, इस पर ज़रा तज्जिया दीजिएगा। टूर्नामेंट तो देखिए अपने रवायती अंदाज में आगाज हुआ है उसका, और एशिया कप कभी भी कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं रहा है और उस पर इतनी तवज्जो नहीं होती जैसे आईसीसी इवेंट्स की होती है, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मैनेजमेंट बहुत ही हल्की सी होती है। तो और ये एशिया कप जो है ये तो सब लोगों को यकीन भी नहीं था कि हो जाएगा, क्योंकि इंडिया हमेशा हठधर्मी करता रहा है। लेकिन ये पहली दफ़ा हमने देखा है, काफ़ी अरसे के बाद देखा है कि इंडिया ने कंप्रोमाइज़ किया और वो खेलने पे तैयार हुआ एशिया कप, क्योंकि आईसीसी तो उनको मजबूरन खेलना पड़ता है, लेकिन एशिया में वो मजबूर नहीं है। लेकिन दे हैव डन इट, तो इट्स ए गुड साइन क्रिकेट के लिए। और टूर्नामेंट आपको पता है कि दुबई में हो रहा है, और दुबई में चूंकि फैसिलिटी सारी हमेशा पहले से मौजूद होती हैं, लिहाजा मैनेजमेंट के लिए आसान होता है दुबई में करना। लेकिन नुकसान ये होता है कि दुबई जो है होम ऑफ क्रिकेट नहीं है। दुबई वो एक तो लोग वैसे ही कम है, फिर वहाँ पे लोगों की क्रिकेट में तवज्जो नहीं है। तो बेहतर होता है कि ऐसे टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या श्रीलंका या बांग्लादेश में हो। आप दुबई में अगर कराते हैं ऐसा टूर्नामेंट, इसका मतलब ये है कि आप क्रिकेट को सिर्फ टीवी स्क्रीन तक रखना चाहते हैं। उसके बाद आपका मकसद ये है कि पैसे आ जाए, ब्रॉडकास्टर से पैसे आ जाए और खेल खत्म उसके बाद। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ इनकरेज नहीं होना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए या तो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो, ये 4 बड़े होम ऑफ क्रिकेट हैं। और यहाँ पे क्रिकेट को अगर आपने तरक्की देनी है तो आपको टूर्नामेंट्स यहीं पे कराने पड़ेंगे, दुबई में नहीं। बिल्कुल, ये बात आपकी कहीं ना कहीं आई एग्री कि दुबई के अंदर फिर ज़ाहिर जो व्यूअरशिप है, जो ग्राउंड में लोग आते हैं उनका इंटरेस्ट, क्योंकि हम एशिया कप इसको कह रहे हैं,
तो एशियन टीम्स हैं तो उनकी पार्टिसिपेशन या उनके ऑडियंसेस का आना। अच्छा नैदर साहब, पाकिस्तानी टीम पे मैं कमेंट आपका चाहूँगी। निस्बतन एक नई टीम के साथ अब हम खेलने जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा मैच भी है और उस हवाले से भी, और 14 को एक बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसमें जब हम इंडियन टीम के हवाले से देखें तो अब चूँकि वो एक मैच खेल चुके हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग, सारा कुछ हमारे सामने है, दो कि उन्होंने कंपैरेटिवली हल्की टीम के साथ खेला है, बट स्टिल आपको एक आइडिया तो हो गया है कि वो किस पावर के साथ या किस तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक बात आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँ कि पाकिस्तान की नई टीम नहीं है। इसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स नहीं है हमारे पास, रिजवान और बाबर जो खेल रहे थे पहले, बाकी पूरी टीम वही है। और इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स जो 12-12 साल से खेल रहे हैं, यानी फहीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, इन लोगों इतना टाइम हो गया, शाहीन शाह अफरीदी को 10 साल हो गए। तो ये पाकिस्तान की टीम जो है वो अपनी अगर प्लेयर्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल वही है, 1-2 के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान टीम जो है उसने पिछली 2-3 सीरीज जो है वो कमजोर टीमों के खिलाफ खेली है। बांग्लादेश से हार गए, वेस्ट इंडीज से बड़ी मुश्किल से जीते, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे से बड़ी मुश्किल से जीते। तो पाकिस्तान टीम अपना जो असल जो उसकी स्ट्रेंथ है उसने अभी तक ना तो सरवाइव किया है और ना सफर किया है। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप बड़े लेवल पे खेलने जाते हैं। वहां पे आपको फिर एक्सपीरियंस आपका अगर आप बड़ी टीमों के खिलाफ होता है। पाकिस्तान ने बड़े अरसे से तकरीबन 1 साल 1.5 साल से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इन टीमों से नहीं खेला है। तो आपको आपके लिए जब आप बड़ी टीम से इंडिया से खेलने जाएंगे तो वहां पे आपकी स्ट्रेंथ जो आपने 6 महीने 8 महीने में बनाई है वो वहां पे टेस्टेड हो जाएगी बिल्कुल, कि आप कितने पानी में हैं। और इंडिया की टीम जो है उसने पिछले 6 महीने में बड़ी टीमों के साथ मैचेस खेले। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पाकिस्तान टीम का जो इस वक्त लेवल है वो छोटी टीमों के साथ खेलने के बाद हमारा लेवल नीचे आ गया है। यानी आप बड़े कंपिटिटर्स में नहीं शुमार हो रहे हैं इंडिया की बड़े कंपिटिटर्स में। तो 2-3 चीजें जो है वो हमें समझने की जरूरत है। लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दुबई वगैरह में जब मैचेस होते हैं वहाँ पे कंडीशंस जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप दोनों के लिए न्यूट्रल ग्राउंड है, इंडिया के लिए भी पाकिस्तान के लिए। पिचेस कैसी हैं वहाँ, जो है पिच का बिहेवियर कैसा है, तो वहाँ पे अभी पता नहीं कि दुबई में क्या होगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें तो फिर दोनों टीमें एक वक्त में आके एक जैसी जगह पे खड़ी हुई हमें मिलेंगी। लिहाजा दोनों के पास 50-50 चांसेस है कि वो क्लिक कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये आपने बात ठीक की कि 1-2 प्लेयर्स नहीं है, लेकिन अब इस टीम में हैदर साहब, इफ़ आई एम रॉन्ग आप इसको करेक्ट भी कीजिएगा, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ रहे हैं। हमने इनको यूटिलाइज़ उस तरीके से अपनी टीम्स में, चाहे हमने छोटी टीम्स के साथ खेला है या बड़े टूर्नामेंट्स में खेला, हमने उनको उस तरह से यूटिलाइज़ किया ही नहीं। हम ऑन एंड ऑफ इसके पैटर्न में, इनके ऑर्डर में चेंज करते रहे हैं, जिसकी वजह से अब समहाउ हम इसको नई टीम भी इसीलिए कह रहे हैं कि ये कितने कंसिस्टेंट चांसेस के साथ ये प्लेयर्स नहीं खेलते रहे हैं माजी के अंदर। आप समझते हैं कि जाहिर है इस बड़े मैच में फिर जब आप बड़े टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो एक प्रेशर होता है जिसके शायद ये प्लेयर्स उस तरह से यूज टू ना हो, जो हम एक्सपीरियंस या दूसरे प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, जो जूनियर प्लेयर्स होते हैं या कम खेले हुए होते हैं, जब बड़े मैच में जाते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है। एक तो आप जो है बड़े क्राउड के सामने खेलते हैं, फिर दूसरी बात यह है कि मीडिया हाइप होती है, फिर बार बार आपके ऊपर लिखा जाता है, बोला जाता है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, मीडिया टॉक्स होती है, तो आप अंडर प्रेशर तो हमेशा रहते हैं। और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, देखिए अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसने सिलेक्शन का जो अपना स्टैंडर्ड बनाया है वो टेक्निक को नहीं बनाया है कि किस टेक्निकली कौन कितना चाहे। उसने स्टैंडर्ड ये बना लिया है कि कौन जो है वो सोशल मीडिया पे मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, कौन किसकी सपोर्ट कितनी है, लोग किसके लिए कितना बोल रहे हैं, कितना शोर कर रहे हैं। जब आप इस लेवल पे आके अपना सिलेक्शन करते हैं तो फिर वहां पे आपके नजदीक खेल में आपका मयार आपके लिए अहम नहीं होता है। आपके लिए अहम सिर्फ इतना हो जाता है कि आप ऑन द डे ऑन द टाइम आप क्लिक कर जाएं, कुछ रन्स कर जाएं। मैं एक मिसाल देता हूं, हमारा एक प्लेयर है हसन नवाज। हसन नवाज जो है वो पिछले दिनों से, काफी दिनों से न्यूज में है कि उन्होंने 4 छक्के लगा दिए, 5 छक्के लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि टेक्निकली वो बिल्कुल ही गलत है, उनकी कोई टेक्निक नहीं है। और दुबई में आपको स्पिनर्स को खेलना ज्यादा पड़ता है, स्लो बॉल्स को, और उनका जो स्टाइल है वो स्पिनर्स को नहीं खेल सकते हैं इस स्टैंस के साथ, इस तरह जब खड़े होते हैं। तो ये 2-4 चीजें जो है आपने इग्नोर कर दी हैं। अब इसका मतलब ये है आप तुक्के पर खेल रहे हैं,
अब तुक्के पे तो कोई भी चल सकता है, कोई भी शाहिद अफरीदी हमारे क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, लेकिन उन्होंने अपनी सारी क्रिकेट लाइफ में तुक्के पे खेली और चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। तो यही चीज अब जो एक पैटर्न था वो कभी कभी पहले कभी कभी नजर आता था, अब हमारी क्रिकेट में जो है वो रेगुलर हो गया है, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है तुक्केबाजी। लग गया, नहीं लगा कोई बात नहीं, लग गया तो किंग बना देते हैं, नहीं लगा तो कहते हैं जी अगले मैच में देखेंगे, कोई बात नहीं है, अभी कुछ मैच बाकी है। तो एक घिसा पिटा एक हमारे पास नरेशन भी है और एक घिसी पिटी टेक्निक भी है हमारे पास। हाँ, मतलब तो आपने जो तुक्के का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यू राइट। समटाइम्स हम कर रहे होते हैं कि चल गया तो चल गया, नहीं तो अगली बार ट्राई करेंगे, और फिर अगर किसी प्लेयर को हम इतने कंसिस्टेंट चांसेस दे देते हैं और किसी को शायद हम 1 या 2 मैचेस पे जज करके उसके पूरे करियर के साथ ही कहीं ना कहीं बुरा कर देते हैं। सो ये जो चांसेस देने का क्राइटेरिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम। मैं चाहूँगी आप इंडियन टीम के लाइनअप पे उनकी स्ट्रेंथ पे भी, बिकॉज ठीक है पेट्रियाटिज्म अपनी जगह, हम सारी चीज़ें पाकिस्तानी टीम को बैक करना एक तरफ, लेकिन ऑन पेपर वी ऑल न्यू एंड वी ऑल नो इन फैक्ट के इंडियन टीम एक स्ट्रॉन्गर साइड है। बिल्कुल, देखिए जब हम क्रिकेट पे बात करते हैं फिर हमें जो है आउट ऑफ बॉर्डर्स जाके बात करनी चाहिए। फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे मुल्क की टीम है या किसी और मुल्क की टीम है। हमें क्रिकेट इंडियन टीम में इस वक्त जो है बैलेंस टीम है। उनके पास जो बैटिंग है उनका टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा है। उसके बाद मिडल और टॉप ऑर्डर में अभिषेक एक जबरदस्त टैलेंट है, बहुत ही जबरदस्त टैलेंट मिलने वाला है दुनिया की क्रिकेट को। फिर उसके बाद मिडल ऑर्डर में उनके पास जो है सूर्या कुमार यादव उनके कप्तान है, फिर हार्दिक पांड्या है, फिर उसके बाद अक्षर पटेल है। ये 3-4 बैट्समैन, बड़े बैट्समैन उनके पास मिडिल है। फिर बॉलिंग में उनके पास बड़ा एक पूरा स्टॉक है उनके पास। कुलदीप यादव मैं समझता हूँ चाइना में लेफ्ट आर्म जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर है। फिर चक्रवर्ती हम जो है वो कैरम बॉल करते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर फास्ट बॉलिंग में बुमराह, वो तो एक मोहताज ही नहीं है किसी बात के। तो इंडियन टीम जो है वो एक पूरे सिस्टम से निकल कर आई है। उनका हर प्लेयर जो है परफॉर्मेंस देकर आया है। अगर जब तक परफॉर्मेंस ना दे डोमेस्टिक में, फिर उसके बाद उनका डोमेस्टिक सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ डोमेस्टिक होता है पता ही नहीं चलता है। फिर उसके बाद उनकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना एक फोकस किया हुआ है कि हमें करना क्या है, हमें पैसा नहीं सिर्फ कमाना है। आप ये देखें दुनिया की जितनी लीग्स होती हैं, फ्रेंचाइज लीग्स, आपको उसमें पाकिस्तानी मिल जाएंगे, वेस्ट इंडीज के मिल जाएंगे, इंडियन नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने फोकस किया हुआ है कि हमने आईपीएल खेलनी है और उसके बाद हमने अपने मुल्क की तरफ से खेलना है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है 99% की पहली तवज्जो ये होती है कि सीपीएल ले लें, हमें कैरिबियन लीग ले लें, बांग्लादेश लीग ले लें, ये लीग वो लीग ले लें। इवन ये कि हमें नेशनल टीम से निकाला जाता है तो खुशी खुशी हम कहते हैं चलें जी कोई बात नहीं, हम जाके हमने वहाँ खेल लेना है और $10,000 $15,000 एक हफ्ते में लेना है। तो ये जो मेंटेलिटी है ये हमारा फर्क है। इंडियन टीम में बैलेंस है, हमारे यहाँ अभी तक बैलेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास भी कुछ अच्छे ऐसे प्लेयर्स हैं, बड़े टैलेंटेड हैं और अपने आप को रेगुलर बेसिस पे जो है ना वो कैश करा रहे हैं। मसलन सलमान अली आ गए, उन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि मुझे इतने रन्स करने, इतनी देर विकेट पे रहना है। ये साइंटिफिक वे है आपके खेलने का। ये चीज जो होती है अगर दूसरे बैट्समैन भी अप्लाई करें अपने ऊपर तो शायद हो सकता है रिजल्ट जो है वो अच्छा निकले। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एशिया कप पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, इस्लामाबाद में ख़वातीन के लिए जी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनफैक्ट जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि जिनसी और घरेलू तशद्दुद हो, हरासमेंट हो, इम्तियाजी सलूक हो, इस तरह के वाक़यात या मसाइल का जो शिकार ख़वातीन हैं उनको हर वक्त उनके लिए अवेलेबिलिटी हो उसकी, और साथ साथ फौरी जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जाए। ख़वातीन जी सिर्फ एक कॉल के ज़रिए हेल्पलाइन 1815 पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं, जहां अब तक 2700 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 2600 पर कार्रवाई मुकम्मल भी कर दी गई और बेशतर ख़वातीन ने इत्मीनान का इजहार भी किया। ये प्लेटफॉर्म जी ना सिर्फ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में कहा जाए कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बल्कि पुलिस सर्विसेज को भी ज़्यादा काबिल एतमाद या हम उनका जो रिस्पॉन्ड टाइम है वो बेहतर होना और ख़वातीन
या विमेन फ्रेंडली या फीमेल फ्रेंडली बनाने के अमल की कोशिश भी है। अच्छा जी, ये बेसिकली क्या है ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन? क्योंकि हमने रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हुए देखे हैं इस्लामाबाद में भी, और वैसे तो मुल्क भर की बात करेंगे कि स्पेसिफिकली ये इस्लामाबाद में हुई है ये डेवलपमेंट, तो उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ परी गुल तरीन मौजूद हैं, एसपी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन ऑपरेशंस इस्लामाबाद। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम आपने कि आपने हमें वक्त दिया। हमें थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के हवाले से बताइएगा कि इस ऑनलाइन जो पुलिस स्टेशन है, विमेन पुलिस स्टेशन है, इसके क़याम का पर्पस क्या था, फिर आप लोगों ने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा? Thank you so much. Thank you so much. बिल्कुल ये ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन जो है ये आईजी साहब का एक इनिशिएटिव है, और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि अगर देखा जाए तो फीमेल को सबसे बड़ा जो इशू फेस करना पड़ता है वो है अपना इशू रिपोर्ट करना। ये हर जगह पे इशू है, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी जगह जाएंगे तो आपको सबसे जो मेजर इशू फेस करना पड़ेगा वो ये है फीमेल को कि वो अपना इशू रिपोर्ट नहीं कर सकते। वो कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शन में जो भी पुलिस स्टेशन है वो वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वंस अगर फीमेल जाती है अपना इशू रिपोर्ट करती है, एक तो उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं होती, अगर हम मेजॉरिटी की बात करें वो नहीं जा सकती। लेकिन चूँकि मोबाइल का यूजेज हर एक के पास है, आजकल हर एक के घर में मोबाइल मौजूद है, तो अगर कोई घर में हिरासा हो रही हो या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है या कोई भी ऐसा इशू, जैसे कि अगर उनका बच्चा लॉस्ट हो गया है या कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चोरी हो गई है घर पे, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि क्राइम से रिलेटेड हो, तो वो घर बैठे 1815 की बदौलत एक ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन को वो रिपोर्ट कर सकती हैं और अपना इशू बता सकती हैं, जो कि एक इंतहाई फ़ीज़िबल और एक एक्सेसिबल एक फ़ैसिलिटी है जो कि फ़ीमेल अवेल कर सकती हैं। क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने पर्सनली अपनी सर्विस में ये फ़ील किया है कि औरतों का जो मेन पर्पज़ जो इशू है वो है रिपोर्ट करना इशू। अब वो रिपोर्ट किस तरह किया जाएगा, ज़ाहिर है अगर आपका इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ नहीं होंगे तो आपको पुलिस स्टेशन आपको इन पर्सन जाना होगा, और आपने वहाँ पे जाना और जाना निकलना हर एक के पास वो फैसिलिटी नहीं कि वो निकलें, वो जाएं अपना इशू रिपोर्ट करें। तो ये एक इंतहाई एक प्रोडक्टिव और बहुत ही पर्पसफुल और एक ही बहुत ही एक अहम फैसिलिटी है जो कि औरतों के लिए आईजी इस्लामाबाद ने इनिशिएट की है। अच्छा परिगुल साहिबा, ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है अब तो हम जिस तरह से रीसेंट टाइम्स में हमने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, ख़वातीन हरासमेंट से रिलेटेड हों या आप बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अभी तो आपके पास 2700 के करीब मेरे पास जो फिगर्स हैं कि शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसपे 2600 तक आप लोगों ने उनको जो कह लें उस पर हेल्प की है, कार्रवाई मुकम्मल की है। किस नौयत की ये शिकायत हैं, किस तरह से, और जो ख़वातीन आपके कॉल करती हैं तो किस तरह से उनको केटर किया जाता है इस शिकायतों के हवाले से? अच्छा, बेसिकली जो फ़ीमेल की शिकायतें होती हैं, अगर तो वो बेसिक इश्यूज़ अगर फेस कर रही हैं, सपोज़ घर में छोटे मोटे इश्यूज़ जैसे कि नंद के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया या साथ घरेलू हमसाया में कोई पड़ोसी के साथ किसी बच्चे की लड़ाई हो गई या छोटी मोटी चीज़ उनकी मिस हो गई तो वो पैनिक कर जाती हैं, तो वो कॉल कर लेती है। ये छोटे नौयत के इश्यूज़ है जो कि हीनियस क्राइम में से नहीं आते, बेसिक जो घरेलू इश्यूज़ होते हैं। ये वो इश्यूज़ है जिसमें वो 1815 पे बेसिक कॉल्स करेंगी और हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है वो जाएगा। अगर वो इस चीज़ को मतलब अगर वो इस चीज़ में कंफर्टेबल है तो हम जाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं जाते, क्योंकि औरतों का एक और भी बहुत बड़ा मसला है कि वो चीज़ें सीक्रेट रखना चाहती हैं। अगर सपोज़ वो अपना कोई इश्यू रिपोर्ट करेंगी तो वो इसको सीक्रेट भी रखना चाहेगी। तो वी आस्क फॉर दी कि आपको अगर हमें फ़र्दर फैसिलिटेट करना हो तो हम अब जाते भी हैं वहाँ पे, कंसर्न जो घर होता है जहाँ पे उनको अपना फ़र्दर एक्सप्लेनेशन देनी होगी या फिर कोई भी एविडेंस हमें प्रोवाइड करना हो तो हम जाते हैं। बट इसमें भी हमें बड़ा ख्याल रखना होता है, क्योंकि औरतों का सबसे जो मेन पर्पस है वो प्राइवेसी भी होता है। अगर सपोज़ अगर वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो वो भी अपना वो सीक्रेटली बता रही होती है, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस को बताते हुए वो अपने घर को बचाना भी चाह रही होती है।
तो वो भी हमें देखना होता है। इस तरह के केसेस भी हमारे पास आते हैं जिसमें सपोज़ एक औरत है, उसके साथ उसका हस्बैंड या उसका देवर उसको हरासा कर रहा है, या उसका घर में कोई फैमिली मेम्बर है उसको हरास कर रहा है, तो वो अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें सेंसिटिविटीज़ कनेक्टेड है इस इशू को। अगर हम देखें तो ये इतना सिंपल इशू नहीं है कि मतलब कोई औरत अगर अपना घर के बारे में या अपने नेबर्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में अगर कोई चीज़ वो रिपोर्ट कर रही है, तो इसको बड़ा हमने सेंसिटिवली और बहुत ही अपने सोशल स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसको कंसीडर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जब आप लोगों ने कोई रिपोर्ट आई है, किसी ने कॉल की है, कोई भी इस तरह की छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, बड़े इश्यूज़ हैं, अब उनको आप लोगों ने कार्रवाई का स्टेटस क्या है, किस तरह से होती है कार्रवाई? आप लोगों की कोई टीम है, टास्क फोर्स है, जहां से आप फ़ौरन मोबिलाइज कराते हैं लोगों को? किस तरह से ये प्रोसेस होता है सारा? हाँ जी, बिल्कुल। इसका प्रोसेस जिस तरह हमने एक फ़ैसिलिटी दी है ऑनलाइन की, इसी तरह हमारे पास और भी फैसिलिटीज़ है जिसमें आपका फ़र्स्ट रिस्पॉन्डेंट जाता है। हमारे पास डॉल्फिन की एक फ़ोर्स होती हैं जो कि क्विकली रिस्पॉन्स करती हैं। फिर जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है वो 1815 कॉल के बाद उनको कॉल करते हैं, वो फौरी वहाँ पे जाते हैं। SHO हो अगर तो वो कंफर्टेबल है फीमेल के साथ, मेल के साथ, तो मेल भी चले जाते हैं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो हमारे ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन का पूरा एक बाकायदा स्टाफ है जिसमें सब इंस्पेक्टर के लेवल तक और इंस्पेक्टर लेवल तक हमारे पास फीमेल स्टाफ मौजूद है। हमारे पास इनकी एक बाकायदा टीम मौजूद है जो कि जाके रिस्पॉन्ड करती हैं और उनके इश्यूज़ को फिर फर्दर जो है वो अगर वो फर्दर उसको अपना बताना चाहे या कोई चीज़ प्रोवाइड करना चाहे तो वो भी करते हैं। तो हमारे पास बाकायदा कोई बिल्कुल टीम मौजूद है। इसी तरह हमारे पास वुमेन पुलिस स्टेशन भी हैं। अगर हमें हेल्प चाहिए वुमेन पुलिस स्टेशन से तो वो भी हम हमारे साथ कोलैबोरेशन हेल्प करते हैं इस चीज़ में। ठीक है। अच्छा, चूँकि आपका ताल्लुक़ फ़ोर्स से है और आप लोग फ़र्स्ट हैंड रिस्पॉन्डर होते हैं इस तरह के वाक़यात के, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा परिकुल साहिबा कि यहाँ पर हम जो आए रोज़ ये जिनसी तशद्दुद हो, हरासमेंट हो, घरेलू मसाइल हों, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सुन रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि क्या लोगों में, ख़वातीन में ये अवेयरनेस अब ज़्यादा आई है या वाक़यात में वाकई इजाफा हुआ है? पहले इतने वाक़यात नहीं होते थे, या ये अवेयरनेस का मामला है, या ख़वातीन अब थोड़ी वोकल हो गई हैं टुवर्ड्स सच इशूज़? आई थिंक इसमें मल्टीपल हम चीज़ों को देख सकते हैं। एक तो अवेयरनेस आ चुकी है, दूसरा ये एक्सेसिबिलिटी आ गई है काफ़ी चीज़ों की, फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं औरतों को फैसिलिटेट करने के लिए। मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस में, जैसे हमारे सेंटर इस्लामाबाद में जैसे 1815 की फैसिलिटी है, मोबाइल पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स है, इसी तरह वुमेन पुलिस स्टेशन है, फिर हमारे पास लेडी ऑफिसर्स मौजूद है, एज जेंडर्स मौजूद है। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस के साथ साथ, करेज के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ प्लेटफॉर्म्स भी आना शुरू हो चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म्स जो है बेसिक इसका पर्पज़ ही यही है कि औरतें करेज करें अपना, क्योंकि आई वुड से अगेन कि सबसे बड़ा इशू है कि औरत अपना इशू रिपोर्ट करे। वो करेज, ये करेज है मेरे ख्याल से सोसाइटी में हमारे इस टाइम अब तक ये करेज पैदा नहीं हुआ उस लेवल तक जैसे मेल जाते हैं विदाउट एनी फेयर, वो जाके अपना रिपोर्ट करते हैं। आज भी औरतों को अपनी बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं और बड़ा सीक्रेटली चीज़ें को रिपोर्ट कर रही होती है, और कहीं कहीं पे वो चीज़ें छुपा भी रही होती हैं क्योंकि उसने बड़ा एक शैडो में रह के और एक फेयर में रह के वो अपना रिपोर्ट कर रही होती है। तो वो मेरे ख्याल से एजुकेशन के साथ साथ हमने ओवरऑल पाकिस्तान में अगर देखा जाए और इस्लामाबाद में अगर मैं स्पेसिफिकली इस्लामाबाद की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमने प्रोवाइड किए हैं जिसमें औरतें बड़ी कंफर्टेबली और बहुत ही अपनी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखते हुए वो अपना रिपोर्ट कर सकती है। सो आई थिंक इट गोज़ हैंड इन हैंड के दोनों तरफ से ये चीज़ होती जा रही। चलिए, आई एम ग्लैड कि अगर ये ख़वातीन रिपोर्ट भी करी हैं और ऐसे वाक़यात के लिए आप लोगों की फ़ोर्स काम भी करी है। इन द एंड परिकुल साहिबा, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी मैसेज आप ख़वातीन को देना चाहें? मैं तमाम ख़वातीन को ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई भी इशू वो फेस करे तो वो रिपोर्ट ज़रूर करे, इसमें देर ना करे। मतलब जब जितनी आप देर करेंगी और डिलेज़ जो है वो आपके इश्यूज़ को हल नहीं बल्कि उस इशू को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देती है।
अगर सपोज़ कोई इशू या कोई क्राइम हो जाता है, चाहे वो जिनसी कोई तशद्दुद हो या कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो, आप एक प्लेटफॉर्म ज़रूर देखें और औरतों को अपने रिलेटेड तमाम वो फैसिलिटीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर एक इस्लामाबाद में रहते हुए आपको नहीं पता कि हमारे पास ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन है, या आपको ये नहीं पता कि हमारे पास एक AHA जेंडर है, या आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे एक वुमेन पुलिस स्टेशन है, तो आपको अपना इशू रिपोर्ट करने में डेफिनेटली एक इशू होगा। आपको औरतों को चाहिए कि उनको वो प्लेटफॉर्म्स पता होने चाहिए और डिले ना करें। whenever they face issue, whenever they face any crime, तो वो डिले ना करें, वो फ़ौरन बताएं, क्योंकि डिले में बहुत सारी चीज़ें हमारी एविडेंसेस इंटैक्ट नहीं रहते, इससे फर्दर आपका इशू ख़राब हो सकता है, आपका हल नहीं हो सकता। तो चीज़ें छुपाने से बेहतर है एक करेज किया जाए, क्योंकि क्राइम जब हो जाता है तो उसको फिर फर्दर हमें देखने की बहुत ज़रूरत होती है। बजाय ये कि हम इसको प्रोटेक्ट करें या हाइड करें, हमें फ़ौरन इस पे रिपोर्ट एक स्टेप लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच परिगुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। परिगुल तरीन हमारे साथ मौजूद थी, SP सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन ऑपरेशंस इस्लामाबाद पुलिस। इस हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अभी आपकी मुलाकात हमने एक आर्टिस्ट से करानी है, लेकिन किचन में भी हमारे एक आर्टिस्ट मौजूद है, हमारे शेफ अब्दुल्ला कमर। उनसे हम जरा जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला। हमने आज आपके पास बहुत लेट आए हैं, लेकिन आपने खाना बना के सर्व करके प्रॉपर्ली उसको प्रेजेंट कर लिया। क्या बनाया आज आपने? मैंने ड्रैगन चिकन बनाया। तो मैंने पहले चिकन को जो है वो फ्राई किया था, उसको मैरिनेट किया था मैंने ब्लैक पेपर सॉल्ट से, और साथ में सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर लिया था और एक अंडा। उसको मैंने एक अंडा, हाँ जी, उसको फिर मैंने जो है ऑयल के अंदर डीप फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद मैंने एक सेवरी सॉस बनाई है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर चिली फ्लेक्स, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा सॉटे किया। फिर उसके अंदर मैंने टोमेटो केचप डाली है, चिकन स्टॉक डाला है, और साथ में मैंने हनी बीच में ऐड किया था, और हॉट सॉस डाली थी, थोड़ा सा सॉल्ट और सोया सॉस, वो डाल के मैंने उसको मिक्स किया। फिर उसके अंदर मैंने चिकन को डाल के कुक किया जब तक सॉस ड्राई हो गई। फिर उसके ऊपर मैंने सेसमे डाल के उसको सर्व कर दिया। चलिए फाइनल प्रेजेंटेशन आप देखें। वैसे अब्दुल्ला मुझे ये बताएं, ये बहुत स्पाइसी होने वाला है, इसका नाम ड्रैगन चिकन है। स्वीट एंड स्पाइसी होगा, बीच में हनी ऐड किया हुआ ना। अच्छा, स्वीट एंड स्पाइसी हो, क्योंकि ड्रैगन चिकन नाम से ही जरा बहुत स्पाइसी लग रहा है। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। ड्रैगन चिकन जी हमारे किचन में बन चुका है, और इसके साथ साथ अब हम जरा थोड़ी सी एक आर्टिस्ट से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपर्ट आर्टिस्ट है। इन्होंने बेसिकली फाइन आर्ट्स के अंदर मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, और अब ये इनफैक्ट कोई पिछले तकरीबन 11-12 सालों से अपने आर्ट पीसेस बना रही हैं। और साथ साथ हम इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने वाटर कलर मीडियम को ही क्यों सिलेक्ट किया, इनकी पेंटिंग्स, इनका आइडिया, इनका सारा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है। आयशा यासिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा साहिबा, मुझे बताएं आप कब से, चूँकि आपने फाइन आर्ट्स में डिग्री ली है, लेकिन जाहिर है आपका शौक़ होगा, पैशन होगा, कब से करी हैं? तकरीबन वैसे तो 20 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, लेकिन वाटर कलर स्टार्ट किए हुए मुझे तकरीबन 11 इयर्स हो गए इसमें प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, तो मुझे बताएं अब तक आपका जो ज़्यादातर फोकस रहा है, जो आपने कहा 20 इयर्स एक्सपीरियंस है आपका, पहले आप कौन सी आर्ट फॉर्म करती थी, और फिर आपने? पहले मास्टर्स था, फाइन आर्ट्स था, तो उसमें ज़्यादातर ऑयल पेंट्स और दीगर जो होते हैं मीडियम, उसमें काम करना होता है। लेकिन वाटर कलर मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता था शुरू से ही, और मेरा दिल करता था कि बस मैं इसके ऊपर कमांड हासिल कर लूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसकी तरफ आना शुरू किया, और करते करते अब शुक्र है कि मैं फिर अपने कुछ उस्तादों की वजह से इस मुकाम पे हूँ कि मैं अब अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। लेकिन अभी भी लर्निंग प्रोसेस मेरा चल रहा है। मैं नहीं समझती कि मैं अभी परफेक्ट हूँ, और ये चलता ही रहेगा सिलसिला। हाँ, वो मुझे लगता है आर्टिस्ट हमेशा यही कहते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी लर्न कर रहे होते हैं, नई नई टेक्निक्स आती हैं। अच्छा, चूँकि आपने कहा कि आप वाटर कलर मीडियम को सिलेक्ट किया, लेकिन उस मीडियम के अंदर भी कोई ऐसी स्पेशलिटी आपकी है कि आप लैंडस्केप पेंट करती हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपका फोकस है मेन? मेरा फोकस ज़्यादातर, मुझे जो अपील करती हैं चीज़ें वो ओल्ड सिटी है। ओल्ड सिटी पेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस क्योंकि हमारा विरसा है और हमारी पहचान है, तो इसको पेंट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और इसके ऊपर फिर ये होता है कि जो बिल्डिंग्स के ऊपर पड़ती हुई जो धूप छाँव और वो शेडोज़ बनते हैं, और वो एक सहर अंगेज़ वो चीज़ बन जाती है।
और मुझे बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा। है। इसके अलावा लैंडस्केप भी लैंडस्केप भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जब मुझे ब्रेक लेना होता है तो फिर मैं थोड़ा सा लैंडस्केप की तरफ आ जाती हूँ, लेकिन मुझे बेसिक चीज़ मुझे। अच्छा, आपने भी कहा कि आपने ओल्ड स्ट्रीट या ओल्ड सिटी को आप बहुत ज़्यादा करती हैं, तो आप ज़ाहिर है वहाँ जाती होंगी, एक्सपीरियंस किया होगा और फिर आप उसको वाटर पेंट या वाटर कलर की सूरत में करती हैं, तो आपने कितना रिसर्च बेस्ड आपका काम कैसे रहता है जब आप विजिट करती हैं? तो ये जो लाइटिंग इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन से आती हैं। ऑब्जर्वेशन से आती हैं और इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हमारे उस्ताद हमेशा से कहते आए कि आपने प्रैक्टिस बस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये है कि होता गया और अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी हद तक बेहतर कर लेती हूँ। नहीं, आपकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग्स हैं, मैं अभी देख भी रही हूँ, इनफैक्ट कैमरे में भी नज़र आ रही होंगी। मुझे आयशा ये बताएं कि आपने अक्स नाम क्यों रखा अपने इस जो आपका पेज भी है, इंस्टाग्राम हैंडल भी है, क्या नाम की वजह क्या थी? बस एक दिन ऐसे ही बैठे हुए मुझे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे पेज का क्या नाम होना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक जो पेंटिंग होती है वो एक रिफ्लेक्शन ही होता है, तो और ए से मेरा अपना नाम भी बनता है, और मुझे बस ऐसे ही इंस्पिरेशन आई और मैंने फिर आपने अक्स रखा, इसका नाम अक्स 1980 जी इनके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है। आप इनके काम को वहाँ भी देख सकते हैं। कुछ आर्ट पीसेस हमारे सामने पड़े हुए, आयशा इनके हवाले से बताएं, कोई आपको जो लगता है कि अभी तक आपने बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ जो आपने खुद से पेंट की है और आपकी फेवरेट है? फेवरेट तो तकरीबन आर्टिस्ट तो सारी ही अपनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन काफ़ी हद तक जो मेरी पेंटिंग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद थी, वो अभी तक जो है ना वो तकरीबन सब सोल्ड आउट हो चुकी हुई हैं। क्या बात है। तो अब मैं किसी एक ख़ास को स्पेसिफाई नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका रिस्पांस कैसा है जब आपने इसको कमर्शियली करना शुरू किया पेंटिंग्स को? और अच्छा रिस्पांस आया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से, जैसे मैं गैलरीज़ में जब करती हूँ, ग्रुप शो करती हूँ, या जैसे डाची वगैरह, हरियाली जैसे इवेंट्स पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें लोगों का जो एक हौसला अफजाई होती है लोगों की तरफ से, वो बहुत अच्छी लगती है, जाहिर है। और लोग बाय भी करते हैं और आपकी काबिल सताइश होते हैं उनके अल्फाज जो वो हमारे लिए कहते हैं। जाहिर है कि आर्टिस्ट के लिए अप्रिसिएशन होना बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा आयशा साहिबा, मुझे ये भी बताएं, आपने इंटरनेशनली टर्की में भी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? जी, वो इज़मीर में हुआ था, एक इवेंट हुआ था IWS का, तो वहाँ पे मेरी पेंटिंग गई थी, तो वो मेरे लिए वेरी फर्स्ट टाइम था किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई कि मुझे एक ब्रेक मिला उससे। और इसमें मेरे उस्ताद हैं, बड़े नामवर मुसव्विर हैं, उस्ताद सरफराज मुसव्विर हैं, वो ही मेरी पेंटिंग लेके गए थे। अच्छा। और फिर उन्हीं से ही मैंने वाटर कलर की क्लासेस वगैरह भी लीं, और माशाल्लाह के ज़बरदस्त अच्छा चल रहा है। तो आयशा साहिबा, मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि लर्निंग प्रोसेस भी चल रहा है, आपने अपनी इस आर्ट को मज़ीद एक्सपैंड करने का सोचा है कि किसी और तरफ आपने जाना है? जैसे आप फाइन आर्ट से वाटर कलर, ये सारी चीज़ों में आई हैं, आगे कोई ऐसा प्लान किया हुआ है आपने? अभी फ़िलहाल तो मैं इसी पे ही काम कर रही हूँ। मज़ीद अभी देखें लाइफ क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है ना इसी पेंट को लेके चलना है, वाटर कलर पेंटिंग को ही लेके चलना है, और इसमें मज़ीद अपने काम में जिद्दत लाने की, ये नहीं कि वो बस रिवायती अंदाज से ही काम करना है, और मेरी कोशिश है कि थोड़ी सी जिद्दत के साथ और इनफरादियत के साथ मेरा काम लोगों को देख। ज़बरदस्त। तो अभी मुझे ये बताएं कि आप एक आर्ट पीस बना रही होते हैं, ज़ाहिर एक आर्टिस्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम, एक थॉट प्रोसेस, सब कुछ चाहिए होता है। कितना टाइम लगता है एक आर्ट पीस बनाने में? बाज़ दफ़ा तो काफ़ी टाइम ले लेता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं एक दिन में बना लेती हूँ जी, और बाज़ दफ़ा कहीं पे स्टक हो जाती हूँ तो फिर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये भी बड़ा होता है आर्टिस्ट के लिए कि समटाइम्स आपको आइडिया रात को कहीं क्लिक किया, आप उठे, आपने बनाना शुरू किया, कभी कभी आप कई दिन मैं ब्रेक ले लेती हूँ, फिर जब मुझे कहीं पे मैं स्टक हो जाती हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ कि नहीं, इसको ये पेंटिंग स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि ये इतना नाजुक है ये वाला मीडियम कि अगर आपने थोड़ा सा इसको ओवरडू कर दिया तो आपकी पेंटिंग टोटली स्पॉइल हो जाएगी। तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। ज़बरदस्त। ज़ाहिर है आपका एक बहुत लंबा जर्नी है और बहुत सारे लोग ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जो समहाउ
मोटिवेट भी होते हैं और कभी कभी डिस्करेज भी हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों जी, से। और ज़ाहिर है दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। आर्टिस्ट के लिए तो हर चीज़ बहुत करीब होती है। एनीथिंग यू वांट टू से, हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहें लोगों को? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो नए आने वाले फ़नकार हैं उनको एक आर्ट एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे आप अपने आप को तस्खीर कर सकते हैं और इसमें आप बेहतर तरीके से अपने मुल्क के लिए आप काम कर सकते हैं, एक मुस्बत उसमें आप चल सकते हैं उसको लेके साथ। तो मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट को जो है ना, आर्टिस्ट एक ब्लेसिंग है माशरे के लिए, बिल्कुल, और उनको माशरे के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए और अच्छे पॉजिटिव वे में उसको लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आयशा साहिबा, कोई ऐसी पेंटिंग, कोई ऐसा आइडिया जिस पे आप काम कर रही हो या करना चाहती हो या आपकी बड़ी ख्वाहिश हो? ऐसा अभी तक मैं कर चुकी है काम, जो आपको लग रहा था? नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन ये है कि बस मैं एक अपने आप को एक समझूंगी कि मैं हकीर से ही एक आर्टिस्ट हूँ और अभी काफ़ी कुछ लर्न करना बाकी है। तो मेरे साथ ये है कि मैं कुछ प्लान नहीं करती, बस जो मेरे सामने आता जाता है मैं उसके मुताबिक अपना काम करती जाती हूँ। ज़बरदस्त। तो आपकी फैमिली सपोर्ट कैसी है इस सारे बात में? नहीं, माशाल्लाह मेरी फैमिली सपोर्ट है। मैं हाउसवाइफ भी हूँ और मेरे 3 बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे भी मेरे सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, सभी घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। और फिर आपके पास आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ आया है। आई एम रियली ग्लैड कि आप ख़वातीन अपने घरों को भी मैनेज करिए, अपने जो पैशन है उसको भी परसू करिए, एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट आई मस्ट से। अगर आपने इंटरनेशनली काम किया है, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। आयशा यासिर हमारे साथ मौजूद थी जी। ये आर्टिस्ट हैं, इनका काम आप देख सकते हैं, ARX1980 उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ जाएं, इनके काम को देखें, पसंद करें और कुछ ऑर्डर करें अपने लिए। बड़ा ज़बरदस्त हमारे सामने आप इनका आर्ट वर्क देख सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे और फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।